दोस्तों, बारिश की वजह से पलट गया मुंबई और गुजरात का पूरा मैच। फिर बाद में गुजरात की टीम को जीतने के लिए एक ओवर में दिया गया 15 रनों का लक्ष्य। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर अंतिम ओवर में कौन सी टीम बनी चैंपियन? इस मुकाबले में खेले गए अंतिम ओवर का पूरा रोमांच हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। यह मुकाबला सिर्फ मुंबई और गुजरात के बीच एक मैच नहीं, बल्कि प्लेऑफ में पहुंचने की भी तगड़ी लड़ाई थी। मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपना मजबूती दिखाने की कोशिश करेगी, तो वही गुजरात की टीम अपना पूरा दमखम इस मुकाबले को जीतने के लिए झोंक देगी। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर रियान रिकेल्टन ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर उनको साई सुदर्शन के हाथों के पकड़वाकर मात्र 2 रन के स्कोर पर ही मुंबई की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। रियान को सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौटना पड़ा। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर विल जैक्स आ चुके थे। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। पहले ओवर में मुंबई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 6 रन ही बन पाया। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अरशद खान की शुरुआती 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाज को सिर्फ 2 रन ही मिल सका। ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। शानदार गेंदबाजी करते हुए अरशद खान ने दूसरे ओवर में 4 रन ही बनने दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 10 रन ही बन पाया। मुंबई इंडियंस की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार रोहित का विकेट चटकाने की फिराक में थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को दे दिया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनके जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित शर्मा ने जबरदस्त चौका जड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज के इस ओवर से 15 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 25 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने चौथे ओवर में अरशद खान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। अरशद खान अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों के पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से गुजरात टाइटंस को रोहित शर्मा के रूप में बड़ी सफलता मिल गई। रोहित अपनी टीम के लिए सिर्फ 7 रन का योगदान देकर ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। मुंबई की टीम को मात्र 26 रन के स्कोर पर ही 2 बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन विल जैक्स अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मुंबई इंडियंस के सबसे तूफानी और भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अरशद खान ने चौथे ओवर से सिर्फ 2 रन खर्च करके 1 विकेट भी अपने नाम कर लिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन नहीं बन पाया। 5वें ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए
पर्पल के फोल्डर प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर सूर्य कुमार ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल लेकर मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ओवर की 5वें गेंद पर सूर्य कुमार यादव के कैच आउट होने का चांस बना, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ दिया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव को बड़ा जीवन दान मिल गया, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। सिराज का यह ओवर गुजरात के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 16 रन जोड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से डान बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। गुजरात टाइटंस की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान के ओवर में विल जैक्स ने ऐसी तबाही मचाई कि अरशद खान के होश उड़ गए। 6वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर तीसरी और चौथी गेंद पर विल जैक्स ने अपने अंदाज में 2 ताबड़तोड़ चौके लगाए और अरशद खान को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर से अरशद ने 13 रन खर्च कर दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से विल जैक्स चौकों और छक्कों की बारिश करके मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सूर्य कुमार यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी गुजरात के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंद को साई किशोर के हाथों में थमा दिया। किशोर ने अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। सूर्य कुमार और विल जैक्स को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में शुभमन गिल ने विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर राशिद खान को बुला लिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ काम चला रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ विल जैक्स अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर अपना पर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को भेज दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर गुजरात के सारे रणनीतियों पर पानी फिर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 84 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान की शुरुआती 4 गेंद पर सिंगल और डबल की सहायता से 4 रन ही मिल सका। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए राशिद खान ने 10वीं ओवर में सिर्फ 5 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 89 रनों तक पहुंच गया था। सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स गुजरात की टीम के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे, जिनको आउट करना गुजरात के लिए बहुत ही जरूरी था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चहर, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी किया और पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में मुंबई के कप्तान
हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट को भेज दिया। बोल्ट की गेंद साईं सुदर्शन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने दूसरे ही गेंद पर साईं सुदर्शन को रियान रिकेल्टन के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। साईं सुदर्शन अपने टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। इस तरीके से गुजरात टाइटंस की टीम को मात्र 6 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए जोस बटलर मैदान पर बल्लेबाजी करने आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर से सिर्फ 3 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 9 रन ही बन सका। गुजरात की टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। तीसरे ओवर में मुंबई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद को थमा दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। शुभमन गिल और जोश बटलर को 1-1 रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज मिलकर तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही बटोर सके। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 13 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं मुंबई की टीम भी लगातार विकेट की तलाश में थी। मुंबई इंडियंस की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट, जिनकी दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन इसके बाद बोल्ट ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और चौथे ऊपर से मात्र 6 रन ही खर्च किया। अभी तक के मुकाबले पूरी तरीके से बराबरी पर चल रहा था। जहां गुजरात के बल्लेबाज तेजी से रन बटोरने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मुंबई के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे। मुंबई इंडियंस की तरफ से 5वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। शुभमन और जोस बटलर को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ अपना विकेट बचा रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन बुमराह विकेट नहीं निकल सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन बन पाया। मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से गुजरात के दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था और मुंबई की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने रणनीति बनाई और एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से 6वें ऊपर से 8 रन जोड़कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 29 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए दीपक चहर की दोनों बल्लेबाजों ने बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने खतरनाक चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। तभी ओवर के अंतिम गेंद पर भी जोश बटलर ने जबरदस्त चौका लगाकर दीपक चाहर की जमकर कुटाई कर दी। दीपक चाहर का यह ओवर मुंबई के लिए काफी महंगा साबित हुआ। जहां मुंबई की टीम 1-1 रन बचा रही थी, वहां पर दीपक चाहर ने एक ही ओवर में 11 रन लुटा दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 40 रनों तक पहुंच गया। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया, जहां पर जोस बटलर और शुभमन गिल जबरदस्त साझेदारी निभाते हुए गुजरात के स्कोर को 78 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी जोस बटलर आउट हो गए। इसके बाद रदरफोर्ड और गिल ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी इस मैच में बारिश शुरू हो जाती है और काफी देर तक मुकाबला रुका रहता है। जब बारिश समाप्त हो तब तक काफी रात हो चुकी थी और यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम को डीएलएस मेथड के तहत एक ओवर में 15 रन बनाने का लक्ष्य दिया गया।
अंतिम ओवर में गुजरात टाइटंस की तरफ से राहुल तेवतिया और गेराल्ड कोएट्जी बल्लेबाजी कर रहे थे। वही इस अंतिम ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दीपक चाहर पर भरोसा जताते हुए गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की धड़कनें बढ़ चुकी थीं कि आखिर इस मैच का नतीजा क्या होने वाला है। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर राहुल तेवतिया ने जबरदस्त चौका लगा दिया। फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक गेराल्ड कोएट्जी को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही गेराल्ड कोएट्जी ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई की टीम में टहलका मचा दिया। अब गुजरात की टीम को जीत के लिए सिर्फ 4 रन की जरूरत थी। चौथी गेंद पर सिर्फ 1 रन ही मिल सका, लेकिन वह नो बॉल चली गई। इसी के साथ गुजरात को एक एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा बॉल भी मिल गई। अब गुजरात को जीत के लिए 3 गेंद पर 2 रन की जरूरत है। राहुल तेवतिया फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए और उनको सिर्फ 1 रन ही मिल सका। इसके बाद 5वें गेंद पर गेराल्ड कोएट्जी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और मुकाबला फिर से रोमांचक हो गया। यहां से गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 1 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। जहां अंतिम गेंद पर शाहरुख खान 1 रन के लिए दौड़े, रन आउट का पूरा चांस था, लेकिन हार्दिक पांड्या का थ्रो स्टंप पर नहीं लग पाया और इसी के साथ गुजरात टाइटंस की टीम मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराकर कभी ना भूलने वाला जीत हासिल कर लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे गुजरात टाइटंस की टीम ने मुंबई को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। इस सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसमें से जीत सिर्फ 2 में ही मिली है, जबकि 9 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ चेन्नई इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। अब चेन्नई के सिर्फ 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर वह तीनों के तीनों भी जीत जाएं, तब भी वो सिर्फ 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं, प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। यानी चेन्नई के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वह पूरी तरह से प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में यह चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हो रहा है और आने वाले मैच अब सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए होंगे। वहीं पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान की टीम आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स का हाल भी कुछ खास नहीं है। टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 में जीत मिली है और 9 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। अब राजस्थान के पास सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं और उनमें जीतकर वो अधिकतम 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। यानी उनके लिए भी अब कोई दरवाजा नहीं खुला है। राजस्थान भी ऑफिशियली प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत और 6 में हार मिली है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है। इनके पास फिलहाल 7 पॉइंट्स हैं। हैदराबाद को अब 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर वो तीनों जीत जाते हैं, तब भी वह अधिकतम 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि ये टीम भी अब ऑफिशियल तरीके से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आपकी लास्ट उम्मीद 14 पॉइंट्स पर रहती है। वो भी आप किसी और दूसरी टीम पर डिपेंड रहते हो, लेकिन ये टीम तो 14 अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इस टीम का अब पता कट चुका है और यह टीम प्ले-ऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुकी है। 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, 5 में जीत और 6 में हार मिली है। इनके पास 10 पॉइंट्स हैं। लखनऊ की स्थिति अभी मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट जैसी हो गई है। अब उनके पास सिर्फ 3 मुकाबले बचे हैं। अगर तीनों जीत जाते हैं तो वह 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, उनका अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ है, फिर गुजरात के खिलाफ। यानी यह दोनों बहुत मजबूत टीमें हैं। तीनों मैच लगातार जितना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसा हमने मुंबई के साथ देखा, उन्होंने लगातार 6 मुकाबले जीतकर वापसी की है। अगर लखनऊ भी यही कारनामा कर दे तो प्ले-ऑफ की दौड़ में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अभी के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि यह टीम भी लगभग बाहर हो चुकी है। जिसके बाद 6वें स्थान पर आती हैं अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर ने राजस्थान के खिलाफ 1 रन से बेहद रोमांचक जीत दर्ज की और खुद को प्ले-ऑफ की रेस में बनाए रखा। राजस्थान से जीत के साथ अब कोलकाता के 11 मुकाबलों में 5 जीत, 5 हार और एक 9 रिजल्ट रहा है।
कुल 11 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर बनी हुई है। अब इनके सामने 3 मुकाबले बचे हैं और अगर वे तीनों जीत लेते हैं तो सीधे 17 पॉइंट्स पर पहुंच जाएंगे, जिससे उनका प्लेऑफ में क्वालिफाई करना तय हो जाएगा। हालांकि अगर यह 3 में से सिर्फ 2 मैच जीतते हैं तब भी इनके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे और वे उस स्थिति में फायदा उठा सकते हैं जब अन्य टीमें 14 या उससे कम पॉइंट्स पर अटक जाएं। हालांकि तब केकेआर को अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कोलकाता के लिए सबसे सुरक्षित और साफ रास्ता यही है कि वे अपने बचे तीनों मैच जीतें और खुद को सीधे क्वालिफाई करने वाली टीमों की कतार में शामिल कर लें। वहीं 5वें स्थान पर है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है। कुल 13 पॉइंट्स के साथ यह टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। दिल्ली को अब भी 3 मुकाबले और खेलने हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास अधिकतम 19 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है, लेकिन अगर वे केवल 2 मुकाबले भी जीतते हैं तो उनके 17 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो प्लेऑफ की रेस के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लिहाजा दिल्ली के सामने अब भी रास्ता खुला हुआ है और हालात इनके पक्ष में भी लगते हैं। दिल्ली का अगला मुकाबला 8 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ है और यह मैच दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ की रेस को तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 4 टीमों की, जहां नंबर 4 पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन इस सीजन में स्थिर और मजबूत रहा है। इन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 7 में जीत दर्ज की है, जबकि 5 मुकाबले गंवाए हैं। कुल 14 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मौजूद है। मुंबई के पास अब भी 2 मुकाबले बाकी हैं। ऐसे में सिर्फ एक जीत भी इन्हें प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए काफी होगी। 16 पॉइंट्स का आंकड़ा भी अधिकतर सीजन में टीमों को क्वालिफाई करने में मदद करता रहा है और अगर मुंबई 2 मैच जीतती है तो उनका टॉप 2 में पहुंचना भी संभव हो जाएगा। मुंबई का अगला मैच पंजाब के खिलाफ है, जो प्लेऑफ की समीकरण को और भी रोचक बना देगा। इसके बाद तीसरे स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। पंजाब ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 में जीत और 3 में हार का सामना किया है, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। कुल 15 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। पंजाब को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल एक और जीत की जरूरत है। उनके पास अब भी 3 मुकाबले शेष हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास 16 से लेकर 20 पॉइंट्स तक पहुंचने का पूरा मौका है। इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से है, एक ऐसा मुकाबला जो दोनों ही टीमों की प्लेऑफ और टॉप 2 की लड़ाई को नई दिशा देगा। वहीं दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम है। चैलेंजर ने अब तक 11 मुकाबलों में 8 में जीत दर्ज की है, 3 में हार झेली है। 16 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। अब बेंगलुरु के पास केवल 3 मुकाबले बचे हैं। इनमें से सिर्फ एक भी जीत उन्हें प्लेऑफ में पहुंचा देगी और अगर वे 2 मुकाबले जीतते हैं तो टॉप 2 में भी अपनी जगह बना सकते हैं। फिलहाल इस टीम के पास बेहतरीन नेट रन रेट और संतुलित परफॉर्मेंस है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी चरम पर है। अब उनका फोकस टॉप 2 में फिनिश करने पर होगा। पहले स्थान पर आती है गुजरात टाइटंस। गुजरात इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में है। इन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में जीत दर्ज की है और 3 में हार मिली है। कुल 16 पॉइंट्स के साथ यह टीम पहले स्थान पर विराजमान है। इतिहास गवाह है कि 16 पॉइंट्स हासिल करने के बाद कोई भी टीम प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई है। इसी आधार पर गुजरात आईपीएल 2025 की पहली टीम बन चुकी है जिसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, भले ही आधिकारिक मुहर लगना बाकी हो। अब इनके सामने लक्ष्य है टॉप 2 में जगह बनाना, जिससे उन्हें क्वालिफायर 1 खेलने का मौका मिले। यदि वे अपने बचे 3 मुकाबलों में से 2 भी जीत जाते हैं तो 20 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बने रह सकते हैं। अब निगाहें टिकी हैं दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता जैसी टीमों पर, जो अब भी अपनी किस्मत को खुद लिखने का हौसला रखती हैं। अगले कुछ दिन आईपीएल 2025 की सबसे दिलचस्प रेस बन चुके हैं। प्लेऑफ की रेस के नजरिए से बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।